देखो आज हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं सेकेंड पार्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स में, दैट इज कंज्यूमर्स बिहेवियर। हु इज अ कंज्यूमर? Who purchases goods and services for final satisfaction? वही कंज्यूमर है ना। जो भी गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं, सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं, तो those who purchases goods and services, who pays for goods and services for final consumption for their satisfaction, वो कौन है? कंज्यूमर, राइट। तो हमें कंज्यूमर्स बिहेवियर को पढ़ना है। जब मैंने सिलेबस का इंट्रोडक्शन दिया था तब भी मैंने बताया था कि हमें 3 पार्ट्स में कंज्यूमर्स बिहेवियर को पढ़ना है। 1 is utility, analysis, indifference curve, analysis, and the third is theory of demand. And theory of demand and elasticity. These 3 topics we have to cover. Okay? तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे यूटिलिटी, यूटिलिटी एनालिसिस एंड इंडिफरेंस कर्व। ये दोनों हमें थ्योरीज देते हैं अबाउट कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्या होता है इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम इज स्टेट ऑफ रेस्ट। और equilibrium is state of rest. Consumer's equilibrium means a position where a consumer wants to stay. जहां पर एक कंज्यूमर रहना चाहता है, कंज्यूमर डू नॉट वांट टू चेंज दैट पर्टिकुलर पोजीशन, दैट इज कॉल्ड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, एंड दैट टू एट गिवन लेवल ऑफ इनकम, जो उसकी इनकम है, विद गिवन लेवल ऑफ प्राइस, उसको जो प्राइस है जिस पे वो अवेलेबल है, जो उसकी इनकम है, उसमें उसको फुल सेटिस्फेक्शन हो। ये सिचुएशन जहां आएगी वहां वो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पर होगा, कंज्यूमर वहां पे रुकना चाहेगा। बहुत सिंपल सी बात है। तुम लोग सारे फ्रेंड्स ने सोचा चलो छुट्टियां हो गई, कहीं खाने चलते हैं। अब खाने गए, एक रेस्टोरेंट में खाने गए, तुम 5 प्राणी गए खाने, ठीक है। अब जब ये 5 प्राणी खाने गए तो वहां पे बिल आया सिर्फ 800 रुपए। भाई साहब मजा ही आ गया। 800 रुपए में 5 लोगों ने रज के खा लिया। लेकिन जब तुम बाहर निकले तुमने कहा यार सस्ता तो बहुत था, लेकिन पता है यहाँ पे ना बैठने के ना बेंच बड़े अजीब से थे, तो ठीक है दोबारा कहीं और जाएंगे, थोड़े 100 रुपए फालतू ले लेते हैं। पंखा अच्छा चल नहीं रहा था उनका, गर्मी थी, एसी लगा देते, तो तुम दोबारा नहीं गए। अब जब दोबारा गए तो हमें बढ़िया सीट भी चाहिए, हमें एसी भी चाहिए, हमें सब चाहिए। अब हम गए बढ़िया जगह, हमें बढ़िया जगह गए, वहां बिल भी बढ़िया आ गया। वहां बिल आ गया 10,000 रुपए का। अब 10,000 रुपए में 5 लोग खा पी कर आ गए, बिल्कुल बढ़िया फोटोग्राफ्स लेके सोशल मीडिया पे पोस्ट भी कर दी। बाहर आके तुमने कहा बस ये वन टाइम वेंचर, तो दोबारा नहीं आएंगे इधर। आज तो हमने कई सालों का एक साथ खा लिया अब नहीं आएंगे हम इधर, बहुत ज्यादा है भाई, पागल आगे लेके ये। चलो दोनों जगह से तुम वैसे तो बड़े खुश खुश बाहर आए, लेकिन फिर भी तुमने ये सोचा कि दोबारा नहीं आ सकते।
अब एक जगह गए, वहां पे 2800 का बिल आया, वहां पे एसी भी था, सीट्स भी बड़ी अच्छी थी, खाना भी बढ़िया लगा, खाना भी अच्छा था, सब अच्छा था। तो जब तुम बाहर निकले तो कहेंगे यहाँ ना अगली बार आ सकते हैं, अब तेरे बर्थडे की पार्टी में यही लेंगे, ये बढ़िया जगह है, मैं भी अपने बर्थडे की पार्टी यहीं दूंगा, मम्मी पापा को भी लेकर आएंगे। मतलब अब तुम वहां, जब तुमसे कोई पूछ रहा है कि यार हम कहाँ जाए, तो तुम उस वाली जगह को रिकमेंड कर रहे हो, जबकि वो 700 रुपए वाली जगह भी सस्ती थी, वो 10,000 रुपए वाली तो भैया अल्टीमेट ही थी, बट तुमने रिकमेंड क्या किया, तुम्हें वैल्यू फॉर मनी कहाँ मिली, तुम कहाँ पे आके रुके, तुम्हारी स्टेट ऑफ रेस्ट कहाँ रही, उस थर्ड वाले रेस्टोरेंट में। तो एक कंज्यूमर का, अब ये तुमने सोचा क्योंकि तुम्हारे इनकम लेवल के हिसाब से वो 10,000 बहुत ज्यादा थे, हो सकता है वो 5 फ्रेंड्स ऐसे वाले भी हों, या तुम उस तरह से तुम्हारी फैमिली इनकम हो कि तुम्हारे लिए 10,000 रुपए कुछ भी नहीं है, मतलब तुम्हारे लिए 10,000 रुपए इज नथिंग, तुम्हें कहोगे यार 10,000 की तो आया है, तो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। तो आपके इनकम लेवल बहुत इमैटेरियल है इसमें, है ना, कि आपकी इनकम लेवल कितनी है, प्राइस कितना है, क्या वो दोनों चीजें आपस में मैच कर रही है विद योर सेटिस्फेक्शन, देन इट इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। समझ में आई, क्लियर हुआ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 2 अप्रोचेस हैं, एक है यूटिलिटी और एक है इंडिफरेंस कर्व। डिमांड में हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बात नहीं करेंगे, उसमें थोड़ी अलग कहानी चलेगी। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कहानी यहाँ 2 जगह चलेगी, जिसमें से हम आज पहली कहानी शुरू करने वाले हैं, यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, चलो ये नोट डाउन करो, फिर यूटिलिटी करते हैं। यूटिलिटी एनालिसिस, यूटिलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? पावर ऑफ सैटिस्फैक्शन। यस, याद आ गया, बताया था। पावर ऑफ सैटिस्फैक्शन, पावर ऑफ सेटिस्फेक्शन मतलब आपको किस चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। जैसे कि मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे लिए बहुत यूजफुल है, तो मुझे इससे लेके सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि मैं इसे ठीक से लिख पा रही हूँ, लेकिन क्योंकि मैं टीचर हूँ, अब जो टीचिंग में नहीं है उसके लिए शायद ये बिल्कुल वैल्यूएबल नहीं है। ठीक है, अभी गर्मी है तो हमारे लिए एसी की यूटिलिटी है, लेकिन जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो वहां थोड़ा ना देखते हैं कि रूम में एसी है कि नहीं है, वहां तो ऑलरेडी बहुत ठंड है, अगर बर्फ गिर रही है तो थोड़ा ना हमें एसी की जरूरत होगी। तो हर तरह के प्रोडक्ट या सर्विस की जो यूटिलिटी है, जो उसका सेटिस्फेक्शन है, इट ऑल डिपेंड्स ऑन प्लेस, टाइम। विंटर्स में गर्म कपड़ों की यूटिलिटी है, समर्स में कॉटन क्लोथ्स की यूटिलिटी है, बारिश के दिनों में अम्ब्रेला की यूटिलिटी है। ठीक है, प्लेस पे डिपेंड कर रहा है कि आप किस जगह पर हैं। स्कूल में यूनिफॉर्म की यूटिलिटी है, यूनिफॉर्म के बिना पनिशमेंट मिल जाती है, राइट। तो जब स्पोर्ट्स के लिए जाओगे तो आप ट्राउजर एंड सूट पहन के नहीं जाओगे, खेलने जाओगे तब तो अपना क्या पहन के जाओगे, ट्रैकर है ना, पहन के जाओगे। इस तरह से प्लेस, टाइम एंड एज, जेंडर, इन सब पर डिपेंड करता है कोई भी यूटिलिटी का होना। सो यूटिलिटी इज अ वेरी रिलेटिव कॉन्सेप्ट इन रिलेशन टू प्लेस, टाइम, एज, जेंडर, इन सो मेनी बेसिस इट चेंजेस। ठीक है, so utility is a power of satisfaction and which can be measured in terms of some cardinal numbers, which is called utils. utils. तो जैसे कि अभी अगर हम बात करें कि समर ब्रेक आ रहा है, तो समर ब्रेक में यूटिलिटी किस चीज की है? सोने की, है ना, सोने की, खाने की, सोने की यूटिलिटी है, सेटिस्फेक्शन उसी से मिलेगा। पढ़ने की, वो कितना दिल का साफ है, उसने बोल दिया इतनी नहीं है, इसे कहते हैं दिल कितना सच्चा, सच्चा दिल है।
देखो जब समर ब्रेक्स है ना, तो समर ब्रेक्स में आपको बहुत बैलेंस रख चलना है, वरना क्या होता है समर ब्रेक के बाद जैसे ही स्कूल खुलते हैं एकदम से एग्जाम्स का टाइम आ जाता है, और जब एग्जाम का टाइम आता है तो स्कूल खुलते ही सुबह उठ के स्कूल जाना मौत आने लगती है, फिर उसके बाद एग्जाम के लिए और पढ़ना, वो तो और बड़ी मौत हो जाती है। तो बिल्कुल मतलब ऐसा लगता है जीवन इससे खराब तो कभी हो ही नहीं सकता। तो वो जीवन खराब ना लगे उसके लिए आपको 1 महीने की ये प्रैक्टिस डालनी है कि छुट्टियों में बिल्कुल अपने रूटीन को खराब मत करो, बल्कि ये वो टाइम है जिसमें आपके पास पूरा टाइम ऐसा है कि आप अपना खेल भी बहुत सकते हो। सुबह उठो, टाइम से उठो, खेलो आराम से। मैं नहीं कह रही सुबह उठ के पढ़ाई करो, खेलो, रनिंग के लिए जाओ, बैडमिंटन जाओ, क्रिकेट जाओ, स्विमिंग जाओ, जो भी आपको पसंद है वो खेलो। कम से कम इतना पसीना बहा कर आओ कि तुम्हारे कपड़े गीले हो जाएं, इतना खेल कर आओ। लेकिन सुबह सुबह 5 बजे उठ के जाओ खेलने, क्योंकि 5 सवा 5 बजे उठो कि बाहर खूब रोशनी होती है। घर आओ, बढ़िया से न्यूट्रिशियस सब बढ़िया ब्रेकफास्ट करो। मैं कहती हूँ पराठे भी खाने हैं तो खा लो, इतना पसीना बहाकर आए हो, और फिर अपना पूरा रेस्ट करके आराम से पढ़ने बैठो। तो एक शेड्यूल बनाओ कि हम सुबह उठ के ये सब करके आराम से 10 बजे तक पढ़ने बैठेंगे। एक शिफ्ट पढ़ने के लगाएंगे 2-2.5 घंटे की, फिर अपना थोड़ा मस्ती करेंगे, थोड़े अपने घर में कंट्रीब्यूट करो, अपने घर के कामों में कंट्रीब्यूट करो। मम्मी को बजाय कि तुम्हारी छुट्टियां मम्मी के लिए एक गले का फंदा हो जाए कि आए हाय इससे अच्छा तो स्कूल ही चले जाते। तो 10 बजे सोना नहीं है ना, 10 बजे आप पढ़ने बैठो, नहीं तो मम्मी के साथ कुछ का घर का काम कराओ, कुछ अपने आप को एंगेज करो। सोना है तो आराम से, और सोना है तो सो जाओ 1-1.5 घंटा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा सो जाओ, लेकिन अपना 2 घंटे पढ़ के फिर सो। थोड़े से घर के काम में कंट्रीब्यूट करो, ठीक है। अपनी पढ़ाई कोशिश करो कि अपनी पढ़ाई इतनी अप टू डेट कर लो कि हमें बाद में पढ़ने में दिक्कत ना लगे। अपनी बॉडी को ट्यून अप कर लो कि हमें शाम को 4 घंटे की सिटिंग देनी है, सुबह 2 घंटे की सिटिंग देनी है, फिर कुछ खेलना है, कूदना है, लंच वंच करना है, फिर शाम को 4 घंटे की सिटिंग देनी है, फिर शाम को 1-1.5 घंटा फिर खेलना है। तो अगर मैं तुम्हें दिन के 6 घंटे पढ़ने को कह रही हूँ, सिर्फ 6 घंटे, 24 में से सिर्फ 6 घंटे, 25%, तो मैं तुम्हें 24 में से 4 घंटे खेलने को भी कह रही हूँ। 8 घंटे सो ना, सोने के 12-15 घंटे मत करो, मैं इसके लिए मना कर रही हूँ। तो डूज में आ जाता है 4 आवर्स खेलना है, 6 आवर्स पढ़ना है, फिर थोड़ा घर का भी काम कराना है, मम्मी की भी हेल्प करनी है, कुकिंग सीखो, नहीं आती तो कुकिंग इज मस्ट फॉर एवरीवन, ये कोई गर्ल्स की ब्रांच नहीं है। वेरी गुड, ये सबके लिए इक्वल है, ठीक है। और 8 घंटे सोना। तुम देखो, तुम 1 महीने बाद जब स्कूल जाओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि इतना भी मौत नहीं है, तुम वेट करोगे कि स्कूल खुले, क्योंकि तुम्हारी बॉडी ट्यून अप हो चुकी होगी, ठीक है। करोगे? प्रॉमिस करते हो? ये भी साफ दिल का है, साफ कह रहा है नो। चलो अब हम वापस अपने यूटिलिटी के टॉपिक पर आते हैं कि ये यूटिलिटी का मतलब हुआ पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन। इट कैन बी मेजर्ड इन नंबर्स व्हिच इज कॉल्ड यूटिल्स। इट इज डिफरेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ प्लेस, time, age, gender or any other basis. It is always different because person to person ये change होती रहती है। पर्सन की एज क्या है, जेंडर क्या है, पर्सन का नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नेचर ऑफ वोकेशन क्या है, हर लिहाज से सब चेंज होता रहता है। तो उसे हम कहते हैं यूटिलिटी। तो हम यूटिलिटी क्या कहेंगे? व्हाट इज द पावर ऑफ सेटिस्फैक्शन अराइजेस फॉर कंजम्पशन ऑफ एनी यूनिट। अब इसमें हमें कहते हैं एक गॉसेंस एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं और वो एक इकोनॉमिस्ट भी हुए हैं। गॉसेंस फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। गॉसेंस फर्स्ट साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन। इसमें उन्होंने क्या कहा? एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, द सैटिस्फैक्शन अराइजेस फ्रॉम ईच यूनिट डिक्लाइंस। अभी बाहर से आए,
एकदम से प्यास लगी, हमने पानी उठा के पी लिया एंड वी फील सो रिलैक्स्ड। अब हमें होश आया, अरे ये पानी थोड़ा कम ठंडा था। फिर हमने दूसरा ग्लास पानी का लिया, लेकिन वो पूरा एक सांस में नहीं पिया, थोड़ा आधा पिया और फिर थोड़ा रेस्ट किया। फिर हमने दोबारा थोड़ी देर में वो भी खत्म कर लिया। अब हम शायद तीसरा ग्लास पानी का नहीं लेंगे। अगर मैं बोलूंगी नहीं पीना है, तुम कहोगे मैम नहीं पीना, कहोगे नहीं पीना है, तुम शायद पी भी अगर लोगे तो नहीं पी पाओगे, तुमको लगेगा कि मैं कैसे पीऊं। तो उससे मिलने वाला वही पानी जिसने तुम्हें इतना सेटिस्फेक्शन दिया था, उसी पानी ने तुम्हें तीसरे ग्लास तक की स्वाद खत्म कर दिया। एंड दिस इज विद ऑल द गुड्स। तुम्हारी फेवरेट जैसे कि मोमोज तुम्हारे फेवरेट है सबके, तुम्हारी जब मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है, बट चलो तुम्हारे में फेवरेट है मोमोज। तुम मोमोज खाते हो, मेरे ख्याल से जैसे तुम पहला मोमोज में फर्स्ट वो खाते हो, वही मजा ही आ गया, अल्टीमेट। लेकिन उसके बाद तुम्हें आज ना इसमें कुछ ये चीज कम है, फिर चौथे पांचवे तक आते थे, आज इसके चटनी में कुछ गड़बड़ है, आज ये कुछ गड़बड़। मतलब तुम्हें जो फर्स्ट खाने में जो सेटिस्फेक्शन मिला, इवन तुम अगर रोज में खा रहे हो तो तुम्हें रोज में भी डेली अगर तुम सेम टाइम पे खाओगे तो भी तुम्हें डेली में हर बार ऐसा लगेगा कल ज्यादा बढ़िया था या आज ज्यादा बढ़िया है। तो मतलब तुम्हें सेम सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा। ये हर एक कमोडिटी के साथ है। तो हम ये कहते हैं कि एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर एंड मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, द सेटिस्फेक्शन derived from each commodity, successive commodity declines. आइसक्रीम होता है, आइसक्रीम में भी होगा। मान लो तूने एक आइसक्रीम पकड़ ली, चोको चिप खा ली, तू शॉप पे गया, तूने मदर डेयरी से एक आइसक्रीम खरीदी और तूने उठा एक खाई, खत्म हुई, फेंकी, तूने दूसरी ली। यही मैं कह रही हूँ। अब ये जो गॉसेंस है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ diminishing marginal utility। जब भी कोई लॉ होता है तो कोई भी लॉ विदाउट एजम्पशन कभी नहीं होगा, चाहे 3 नंबर में आए चाहे 6 नंबर में आए, आपको एजम्पशन जरूर लिखनी है। क्या एजम्पशन है इस लॉ की? इस लॉ के एजम्पशंस हैं, पहले तो रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए, जो जैसे कि तुम में से कोई रेशनल नहीं है, नॉर्मल। मतलब रेशनल कंज्यूमर मतलब कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए, कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम, उसको कोई एडिक्शन नहीं होना चाहिए। जैसे मैं मान के चल रही हूँ, मैं मान के चलती हूँ जैसे कि शी इज रेशनल अबाउट स्टडीज, शी वांट्स टू स्टडी बिकॉज शी इज कमिंग हियर, शी वांट्स टू स्टडी, बट यू आर कमिंग हियर क्योंकि मम्मी ने डंडे मार के भगाया है। छुट्टी करोगे तो मम्मी 4 सवाल पूछेंगी, पापा 4 सवाल पूछेंगे, क्यों छुट्टी करनी है, और फिर ऑन द टॉप ऑफ इट मैम का कॉल आ जाएगा, आए क्यों नहीं, फिर 4 बात पढ़ेंगी और कॉल आ जाएगा तो फिर वो बता देंगे कि टेस्ट में नंबर कितने बुरे आए हैं। तो मैम का घर वालों से इंटरेक्शन ना हो, इससे अच्छा है चले जाओ। है ये सच बात है ना, बिल्कुल। तो ये रेशनल कंज्यूमर मतलब हम मान के चलते हैं कंज्यूमर वांट्स टू कंज्यूम। तो जैसे तुम रेशनल स्टूडेंट नहीं हो, यू डोंट वांट टू स्टडी, तुम प्रेशर में आ रहे हो, पढ़ रहे हो, मजबूरी है तुम्हारी, क्या करें। ये रेशनल है, पढ़ना चाहती है इसलिए आ रही है, समझे। तो रेशनल कंज्यूमर मतलब एक कंज्यूमर ऐसा होना चाहिए जिसको एडिक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी को उस चीज का, उस कंजम्पशन का किसी भी तरह का एडिक्शन है तो दैट इज नॉट अ रेशनल कंज्यूमर, ठीक है। या वो कंज्यूमर वो चीज कंज्यूम करना नहीं चाहता है तो भी वो रेशनल कंज्यूमर नहीं है। तो ये अजम्पशन है। दूसरी, नो टाइम लैग बिटवीन टू कंजम्पशंस, लगातार होनी चाहिए, लगातार, कंटिन्यूअस कंजम्पशन होनी चाहिए। वो कंजम्पशन में किसी भी तरह का टाइम लैग नहीं आना चाहिए। जैसे कि
आइसक्रीम खाई, फेंकी, दूसरी उठा के खा ली, फिर फेंक दी, तीसरी खा ली। ऐसा थोड़ा होता है, फिर तो स्वाद आना बंद हो गई ना। हाँ, ये हो सकता है कि रोज मैं चोको चिप खा लूं, तब तो फिर भी एक दिन मन कर जाएगा कि आज कुछ और ट्राई करते हैं। ऐसा नहीं होगा। राजमा चावल पसंद है, मम्मी ने कहा राजमा चावल पसंद है, तुमने लड़ लिए, अब बस अब मेरी पसंद का मत बनाया करो, क्योंकि मुझे पसंद है ना, ये मत बनाना बस आप। मम्मी ने कहा ले, तो लंच में भी राजमा चावल खा, तो डिनर में भी राजमा चावल खा, तो ब्रेकफास्ट में भी राजमा चावल खा। तुम लोगे मम्मी नहीं पसंद, प्लीज मत बनाओ, कुछ और खिला दो। मम्मी नहीं, तू राजमा चावल ही खा। तो क्या होगा, तुम बहुत दिन तक राजमा चावल नहीं खाओगे, फिर बोलोगे भी नहीं, मुंह से भी नहीं निकालोगे, क्योंकि ये एक नॉर्मल है। तुम नॉर्मल हो इसलिए ऐसा करोगे, अगर तुम नॉर्मल नहीं हो तो तुम पागलों के जैसे खाते ही रहोगे। चोर की दाढ़ी में तिनका। चलो फिर अब इसके बाद और नो चेंज इन नेचर ऑफ प्रोडक्ट, मतलब वो जो भी प्रोडक्ट है, चाहे वो गुड्स है चाहे वो सर्विसेज है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। नो चेंज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, नो चेंज इन इनकम, इनकम में भी कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं कोई चेंज नहीं होना चाहिए, सब कुछ कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ये थ्योरी चलेगी। भाई अगर प्राइस में चेंज हो गया, हम वो चोको चिप आइसक्रीम इसलिए खाते थे क्योंकि वो 20 रुपए की मिलती थी और हमारे पास उतने ही पैसे होते थे। अब तुम्हारे अगर वो प्राइस आइसक्रीम जो है वो 30 रुपए की हो गई तो तुम्हारा तो उन पसंद आनी बंद हो जाएगी, फिर हम नीला खाएंगे। या अब हमारी इनकम बढ़ गई, अब हमारी इनकम ही बढ़ गई इतनी ज्यादा कि अब तो अमीर हो गए, अब हम मैग्नम खाएंगे, अब तो अमीर है भाई। तो बात वो है कि आपकी कॉमोडिटी में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि लगातार पहले मैंने खाई चोको चिप, फिर मैंने खाई वो कौन सी खाई वो छोड़, मैंगो बार खा ली। भाई मेरे को तो आइसक्रीम के नाम थोड़े कम ही पता है, मैंने त्याग रखी ना आइसक्रीम इसलिए। तो तुमने हर बार एक न्यू फ्लेवर ट्राई किया अगर, चलो तो हर बार तुम्हें नया ही मजा आएगा ना, या हो सकता है तुम्हें बिल्कुल भी मजा ना आए। तो बात वो है कि अगर हर बार नेचर ऑफ कमोडिटी में चेंज आएगा तो ये थ्योरी अप्लाई नहीं होगी। इस थ्योरी को अप्लाई करने के लिए सब कुछ कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, समझ में आए। तो ये थ्योरी कहती क्या है, एज अ कंज्यूमर consumes same good continuously कर रहे हैं, so utility derived from each successive unit declines, ठीक है, वो डिक्लाइन होगी। समझ में आई बात। तो इस तरह से ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अभी इसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी को डिफाइन नहीं किया है, ये भी बताएंगे, पहले ही नोट डाउन करो फिर बताते हैं। अब हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक कॉन्सेप्ट आता है टोटल यूटिलिटी, एक कॉन्सेप्ट आता है मार्जिनल यूटिलिटी। TU एंड MU, ठीक है, TU एंड MU। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था ना, जब हमने इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर किया था, मार्जिनल वर्ड तुम्हें हर चैप्टर में आएगा, हर चैप्टर में मार्जिनल वर्ड आएगा। और एक बात कॉमन रहेगी, वो क्या रहेगी कि मार्जिनल वर्ड जहां भी आएगा वहां पे हम वन एडिशनल यूनिट की बात करेंगे, ठीक है।
तो टोटल यूटिलिटी का मतलब हो गया टोटल सेटिस्फेक्शन, जितना भी टोटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, कंजम्पशन ऑफ ऑल यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स हम कंज्यूम कर रहे हैं हर एक से जितना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। अब सेटिस्फेक्शन को ऑल्दो बहुत डिफिकल्ट है मेजर करना, लेकिन हम ये थोड़ा सा मेजर कर लेते हैं कार्डिनल नंबर में कि अगर मान लो मैक्सिमम 10 देना हो, 20 देना हो, 100 देना हो, तो हम अपनी स्टडी पर्पज से एक नंबर असाइन कर देते हैं। जैसे कि मान लो हमने ये असाइन कर दिया कि मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन 50 पर है, 50 यूटिल्स है। अब 50 यूटिल्स हमारा हो गया। अब जैसे जैसे कम होगी कंजम्पशन बढ़ेगी, हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती रहेगी। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं यहाँ पे एडिशनल सेटिस्फेक्शन, एडिशनल सेटिस्फेक्शन बाय कंजम्पशन ऑफ 1 एक्स्ट्रा यूनिट। ईच सक्सेसिव यूनिट से हमें जो सेटिस्फेक्शन मिलेगा, जैसे कि अगर हम यहाँ पे क्वांटिटी की बात करें, क्वांटिटी में हमने कहा यूनिट्स, पहले 0 है, 0 को तो छोड़ दो, फर्स्ट से करते हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, फिर हमने कहा ईच सक्सेसिव यूनिट, यानी कि मार्जिनल यूटिलिटी ये आएगी यूटिल्स में। फर्स्ट यूनिट से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला बहुत सारा 20। ठीक है, समझ लो, पहले फर्स्ट यूनिट से 20 मिला, सेकेंड यूनिट से मुझे सेटिस्फेक्शन मिला फिर थोड़ा कम मिला, डिमिनिशिंग, मुझे सेटिस्फेक्शन मिला एकदम से 15, फिर मुझे सेटिस्फेक्शन मिला 11, फिर मुझे मिला 8, और फिर मुझे मिला मान लो 6, फिर मुझे मान लो मिला 4, ऐसे करके हो सकता है 7th में मुझे मिला 0, 8th में मुझे मिला मान लो -2, यानी कि मुझे सेटिस्फेक्शन कम होता 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 जा रहा है, मेरा मार्जिनल यूटिलिटी कम होती होती जा रही है। तो हर एक्स्ट्रा यूनिट पे मुझे जो सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये मेरी मार्जिनल यूटिलिटी है, जबकि टोटल यूटिलिटी क्या है, पहली पे 20, दूसरी पे 35, 2 यूनिट, फिर तीसरी पे 46, फिर 54, 60, 64, 64 और 62। तो हम क्या कह रहे हैं कि अगर हमें बोला जाए तो टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 2 यूनिट्स इज 35 यूटिल्स। बोलने में कैसे फर्क आएगा, टोटल यूटिलिटी फ्रॉम 2 यूनिट्स, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ सेकेंड यूनिट इज 15 यूटिल्स। समझ में आया डिफरेंस दोनों में, कि टोटल यूटिलिटी में हमने कहा फ्रॉम 2 यूनिट्स, 2 यूनिट से टोटल यूटिलिटी कितनी मिल रही है, पहली से 20 मिल रही है, दूसरी से 15 मिल रही है, तो 2 यूनिट से मिला के 35 मिल रही है, यानी कि टोटल यूटिलिटी इज समेशन ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, जबकि मार्जिनल यूटिलिटी इज टोटल यूटिलिटी माइनस टोटल यूटिलिटी ऑफ प्रीवियस। यानी कि अगर मुझे ये निकालना है तो 46 माइनस 35 निकालूंगी। समझ में आया डिफरेंस। फिर हम क्या देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी तो डिक्लाइन होती ही जा रही है, जबकि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है, फिर जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी 0 है वहां पर टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम है, और जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव है वहां से टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन हो गई है ना।
जहां पे ये नेगेटिव में आई वो डिक्लाइन होनी शुरू हो गई, जहां ये जीरो है वहां ये मैक्सिमम है। तो जो ये वाला पॉइंट है जहां वो जीरो है, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो एंड टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सैटिटी, सैचुरेशन पॉइंट। मतलब हमने खाया खाया खाया, पहले ही आइसक्रीम खाई, दूसरी खाई, तीसरी खाई, धीरे धीरे हमें उससे सेटिस्फेक्शन मिलना कम हो गया। एक पॉइंट पे आके हमने कहा बस अब मेरा सैचुरेशन आ गया, अब नहीं मैं कुछ खा सकता। भाई तेरी फेवरेट है, भाई पैसे मैं दे रहा हूँ, चाहे कुछ भी कर, भाई पेट तो मेरा है, मैं नहीं खा सकता। नहीं खानी पड़ेगी दे मुंह में, क्या होगा? सब बाहर, पहले वाला भी बाहर आ जाएगा सारा। क्यों? क्योंकि हम सैचुरेशन पॉइंट पे आ गए। तो सैचुरेशन पॉइंट जिसके बाद तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा ही नहीं, मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव में होने स्टार्ट हो जाएगी, उसको उससे फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? सैचुरेशन पॉइंट तो बड़े अच्छे से आ गया होगा, पॉइंट ऑफ सैटिटी जिसे कहते हैं। अब ये नोट डाउन करो, नेक्स्ट क्लास में हम इसी का डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करेंगे और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम करेंगे। तो लाइक, शेयर एंड प्रेस द बेल बटन फॉर गेटिंग योर नोटिफिकेशंस एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।